जानिब पनामा तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक, तो दूसरी जानिब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम की तजवीज के बाद ऑफशोर कंपनियों तक रसाई का बिल लाने की तैयारियां। बैरून मुल्क गैर जाहिर शुदा असासों को 15% टैक्स की अदायगी के बाद तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाएगा, जबकि बैरून मुल्क पैसा मुंतकिल या ऑफशोर कंपनी चलाने की सूरत में हुकूमत मालूमात हासिल कर पाएगी। पनामा तहकीकात के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस की गैर मौजूदगी में मुजव्वज़ा कानून साजी नए तनाज़े को जन्म देगी। और अपोजिशन के शोर के दरमियान सिंध हुकूमत ने माली साल 2016-17 के लिए 869 अरब रुपए का सूबाई बजट पेश कर दिया। तालीम और सेहत के लिए मजमूई तौर पर 2 खरब से जायद मुख्तस। बजट खसारा 14.6 अरब रुपए रहेगा। सूबाई वजीर खजाना मुराद अली शाह कहते हैं, विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की तरह नहीं कहूंगा कि सब लुटा दिया, मगर बजट का हदफ गुर्बत का खात्मा है। नाज़रीन, इन फोकस में खुशामदीद, मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। गुज़श्ता रोज पनामा पार्लिमानी कमेटी का 7वां इजलास था और यह इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इस इजलास के दोनों फरीक़ैन यानी हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर मौक़िफ़ सख्त कर लेने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अपोजिशन का मौक़िफ़ यह है कि पनामा तहक़ीक़ात वज़ीर आज़म से शुरू की जाएँ, जबकि हुकूमत की ख्वाहिश यह है कि एक वसी तर कानून साजी कर ली जाए, जिसमें बहरहाल बिलखुसूस वज़ीर आज़म के नाम का हवाला नहीं होना चाहिए। बहरहाल तशवीशनाक बात नाज़रीन इस मौके पर यह है कि अगली मुलाकात का वक्त तो रख लिया गया है मंगल के दिन का, लेकिन इस इजलास से, इस नशिस्त से लोग ज़्यादा उम्मीदें अब नहीं लगा रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि शायद ये अगली नशिस्त आखिरी नशिस्त साबित हो। गुज़श्ता हफ्ते के अगर हम इसी इजलास पर नज़र डालें, इस नशिस्त पर, तो मंगल के रोज़ हमने देखा कि हुकूमत ने उस मुजव्वज़ा तरमीम को वापस लेने का इशारा किया जिसे अपोजिशन अरकान मरियम लॉ के नाम से ताबीर कर रहे थे। बुनियादी तौर पर हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2016 में के ज़रिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 53 में ये तरमीम तजवीज़ की थी, जिसके ज़रिए जो गैर मुल्की ट्रस्ट्स हैं वो भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के एम्बिट में आ जाते। लेकिन अपोजिशन का गुमान ये था कि ये पनामा पेपर्स में वज़ीर आज़म के अहल खाना का जो नाम सामने आया है, बिलखुसूस उनको फ़ायदा देने के लिए एक कोशिश है। बहरहाल हुकूमत ने इशारा दिया कि वो उस तरमीम को वापस लेगी। दूसरी जानिब हुकूमत तैयारी कर रही है एक नई एमनेस्टी स्कीम की, जिसका बुनियादी मकसद तो ये बताया जा रहा है कि ऑफशोर कंपनियां और उनके तहत रखे गए जो गैर मुल्की असासे हैं वो हुकूमत की रसाई में आ जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर इसका मकसद अगेन ये बताया जा रहा है कि आप ऐसे गैर ज़ाहिर शुदा असासे जो बैरून मुल्क हैं किसी शख्स के 15% उस पर टैक्स अदा करें, उनको वाइट कर सकते हैं। सो हमें समझना यह है कि हुकूमत इन मुजव्वज़ा कवानीन से हासिल क्या करना चाहती है, और तहरीक इंसाफ जो बहरहाल तनकीद कर रही है इन कवानीन के ऊपर, वो अपनी तनकीद से आगे कैसे बढ़ाएगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली, आप तहरीक इंसाफ के इकनॉमिक पॉलिसी इंजन भी हैं, असद उमर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इसके अंदर जिस तरमीम का हवाला दिया गया, हुकूमत ने अब इशारा दिया हम इसको वापस ले लेंगे, तो असद साहब अगर ये हो जाती तो मौजूदा ये पनामा गेट के तनाजुर में क्या इम्प्लीकेशंस थी, इसकी क्या नुकसान होता? देखिए, वो जो तरमीम मुजव्वज़ा तरमीम जो है उसकी एक से ज़्यादा तशरीह की गई है, लेकिन जो उसकी तशरीह ये है कि अगर वो तरमीम हो जाए तो उसका इम्पैक्ट ये होगा, उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर आपने कोई ट्रस्ट खोला है पाकिस्तान के बाहर, तो उस ट्रस्ट को आपको पाकिस्तान की टैक्स की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त तक जब तक आपको वहाँ से कोई बेनिफिट पाकिस्तान में डिराइव ना करें। तो वो ज़ाहिर है अगर ये तशरीह को दुरुस्त माना जाए, और बहुत बड़े लीडिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये तशरीह कर रहे हैं, अगर हम इसको दुरुस्त मान लें तो ज़ाहिर है इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो ऑफशोर कंपनी जो ट्रस्ट खोले गए, जिनकी बेनिफिशियल ओनरशिप और ट्रस्टीज़ का नाम अब हमारे पास आ चुके हैं, कई नाम आ चुके हैं पनामा के इंकशाफात के बाद बशमूल वज़ीर आज़म के ख़ानदान के, तो वो फिर साफ़ हो जाएगा कि जी उन्होंने तो इसलिए इजहार नहीं किया था क्योंकि कानूनी ये इजाज़त देता है कि इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़ाहिर है पनामा के तनाज़ुर, इंकशाफात के तनाज़ुर के अंदर जो TOR जिस वक्त नेगोशिएट हो रहे हैं उसके तनाज़ुर के अंदर एक बहुत ही बड़ा और मनफी कदम है। और लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हुकूमत ने इंदिया दिया है कि शायद वो इसको विड्रॉ करने के लिए तैयार हो जाएं, और डार साहब की मुझसे बात भी हुई थी जिसमें उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा मुझसे कि आप तो और इसके ऊपर तहकीक कर लें,
और अगर आप चाहते हैं, ज़रूरी समझते हैं, तो फिर हम इसको वापस भी ले सकते हैं। तो ये फरमाएं असद साहब, ऑपोजिशन का इस पर खदशा क्या था? क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ था ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट उसकी मेंबरशिप के लिए ज़रूरी है। सो ऑपोजिशन का जो खदशा है वो आपने उजागर किया तो डार साहब को समझ आया, या आपको लगता है ये एक तीर से कहीं दो शिकार करने की तैयारी थी? देखिए, जाहिर है ये सबसे पहली दफ़ा जो बात सामने आई तो वो एक पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी टैक्स एंड अकाउंटेंसी कंपनी जो काम करती है पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनली बिग फोर के अंदर जिसको शामिल किया जाता है, उनकी बजट की ब्रीफिंग आई। उस ब्रीफिंग के अंदर ये बात सामने आई, वहाँ से मैंने भी पढ़ा, दूसरों ने भी पढ़ा, फिर मैंने उसको अपनी बजट स्पीच के अंदर इस इशू को उठाया था, और उसके बाद ज़ाहिर वो मीडिया में भी बात फैल गई और उसके बाद मीडिया ने कवर किया। हुकूमत का रद्द-ए-अमल उसके बाद आया, ज़ाहिर है ये उससे पहले नहीं था। OECD की मेंबरशिप के लिए हमारा ये मानना है कि वो OECD की मेंबरशिप नहीं है, वो OECD की ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर की जो स्कीम है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की स्कीम है, उसकी मेंबरशिप। और ये भी बजट से पहले मैंने एक हफ़्ता पहले ये सवाल उठाया था, दुनिया में 3 या 4 बड़ी ऐसी काविशें की गई हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग और गैर मुल्की असासों को डिक्लेयर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए कोशिश की गई है, और पाकिस्तान उनमें से किसी का भी मेंबर नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि हुकूमत अब उसके मेंबरशिप लेने के बारे में सोच रही है, लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जो शिक है, ये जो तरमीम है, वो ज़रूरी नहीं है उस की मेंबरशिप के लिए। और मेरे ख्याल में डार साहब का भी ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि वो तरमीम की जाए उस मेंबरशिप के लिए। फेयर इनफ। अच्छा, इससे बज़ाहिर बात आगे भी जा रही है साहब, ये जो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स बिल 2016, यानी अगर गैर मुल्की असासाजात किसी ने रखे हैं, भले ऑफशोर कंपनियों के तहत, उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, आप 15% टैक्स दे दें, उसको वाइट कर लें। ये कैसी एक बिल या तजवीज़ है आपकी दानिश में? सर, 8 एमनेस्टी स्कीम्स पाकिस्तान की तारीख में आ चुकी हैं। 8 की 8 अल्लाह ताला के फजल करम से बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी हैं। यही बात की गई थी जिस वक्त ये ट्रेडर्स टैक्स एमनेस्टी बिल लेके आए थे। बहुत हमने समझाने की कोशिश की थी कि ये फिर नाकाम होगी, और वो 1% के ऊपर वो स्कीम थी। पहले भी जो ज़्यादातर स्कीम पिछले 5 साल में आई हैं, वो सब 1% वाली स्कीम होती है। 1% वाली स्कीम नाकाम हो गई तो 15% वाली क्यों कामयाब होगी? नाकाम होती हैं इसलिए होती हैं कि रियासत पैगाम क्या दे रही है। रियासत आपसे ये कह रही है कि मैं आपके सामने बेबस हूँ, आपने टैक्स छुपाया है, आपको जो टैक्स अदा करना चाहिए था आपने नहीं अदा किया, लेकिन मैं आपके सामने बेबस हूं, तो मैं आपसे फरियाद कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता इसमें सिर्फ 1% तो हमें दे दें, और हम और कोई सवाल आपसे पूछेंगे नहीं। तो जब आप अपनी बेबसी का इजहार करेंगे तो कोई 1% भी क्यों देगा, और अगर 1% नहीं दे रहा तो 15% क्यों देगा? इस पर एक सवाल है जी। इसमें हुकूमती साइड का मौक़िफ़ ये है कि इस पर कोई कानून ही नहीं है जो किसी शख्स को पाबंद करे कि वो बैरून मुल्क रखे गए असासे जाहिर करे, सो ये ज़रूरी है। सर, ये बैरून मुल्क असासे की बात नहीं है, यहाँ से पैसा जो बाहर ले जाया जा रहा है और जिस आमदनी पर टैक्स नहीं दिया गया वो पैसा जो बाहर ले जाया जा रहा है, उसके लिए बेतहाशा कवानीन मौजूद हैं। और नैब के कानून के अंदर तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगता है नैब की तरफ से कि मैंने अपने असासादात बनाए हैं जिसकी मैंने आमदनी नहीं ज़ाहिर की और उस पर टैक्स नहीं दिया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है कि मैं साबित करूं कि वो जायज़ आमदनी थी। तो ये बात के डिक्लेरेशन की, और बाय द वे इसके ऊपर भी मैं बता दूं, एक से ज़्यादा ओपिनियन है। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स इस बात को नहीं मानते कि उन असासाजात को जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर आपने तमाम आमदनी और तमाम असासाजात दिखाने हैं, और 2001 से पहले तो वेल्थ टैक्स भी होता था। लेकिन अगर मैं वो आर्ग्यूमेंट मान भी लूँ तो ये तो आपने फिर भी साबित करना है कि आपके पास ये आमदनी थी, जायज़ तरीके से आई, और आपने उसके ऊपर टैक्स अदा किया जिससे आपने असासाजात बनाए। रियासत अगर चाहे तो उसके पास बेतहाशा ताकत मौजूद है। मसला ये है कि जिन्होंने कानून नाफिज करना है वो खुद उस कानून की जद में आते हैं, इसलिए वो कानून नाफिज नहीं करते। असद साहब, आपकी जो तनकीद है वो एमनेस्टी स्कीम के ऊपर है, या आपको खदशा यह है कि ये पैनामा तनाजुर में इस किस्म की कानून साजी तशवीशनाक है? आपकी क्रिटिसिज्म है क्या एग्जैक्टली? देखिए, मेरी तो और हमारी पार्टी की बुनियादी तौर पे एमनेस्टी स्कीम्स के ख़िलाफ़ हम रहे हैं और अभी भी पिछले आप सिर्फ 5 साल में 3 स्कीमें जो आई हैं उनके रिज़ल्ट उठा के देख लें तो आपको शायद आप भी मान जाएंगे कि हाँ, सही हमारा तनकीद होता है और ये कामयाब नहीं हो सकती। जाहिर है जिस वक्त ये पनामा के तनाजुर में की जा रही है तो फिर मज़ीद सवालात उठेंगे, फिर लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि क्या ये इसलिए किया जा रहा है
कि आप के जो गैर मुल्की असासे अब पकड़े गए हैं, पनामा इंकशाफात से वो सामने आ गए हैं, क्या ये उनको सफ़ेद करने की कोशिश की जा रही है? तो जाहिर है एक दोहरा फिर शक पैदा हो जाता है। लेकिन अगर मैं पनामा का तनाजुर निकाल भी दूं तो एमनेस्टी स्कीम जो है उसके ज़रिए हल नहीं होगा। अगर एमनेस्टी स्कीम देनी भी है, हम कई बार ये कह चुके हैं, सबसे पहले ऐसा करें कि पनामा इंकशाफात में जो सबसे बड़े बड़े नाम आए हुए, जो सबसे ताकतवर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा मालदार लोग हैं, उसमें सिर्फ 10-15 को आप लेके कानून के पाकिस्तान के मुताबिक प्रोसिक्यूट कर दें। जब लोगों को नज़र आएगा कि रियासत हम पर ये फ़र्द जुर्म भी आयद कर सकती है, हमें सज़ा भी दिलवा सकती है, उसके बाद शायद अगर ये 15-20% वाली आप एमनेस्टी स्कीम दिलाएं तो शायद वो कामयाब भी हो जाए। फेयर इनफ। एक मुख्तसर ब्रेक लेने दीजिए असद उमर साहब। नाज़रीन, पनामा मामला असद साहब से मजीद बात करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। स्टेट वेलकम बैक। नाज़रीन, हम बात करें तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब से। असद साहब, ये फरमाइए कि ये जो पनामा पार्लिमानी कमेटी में डेडलॉक है, इस पर आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? क्योंकि हुकूमत इल्ज़ाम ये लगा रही है कि अपोजिशन सिर्फ वज़ीर आज़म के गिर्द घूम रही है, अपोजिशन कह रही है कि वज़ीर आज़म को बचाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। हम क्या समझे, मामला ठप हो गया दोनों फरीकैन के दरमियान? लगता कुछ ऐसे ही है जी कि शायद आगे बढ़ना मुश्किल हो, और शायद उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो लंदन में हैं और हुकूमती टीम अरकान जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, और उनके पास वज़ीर आज़म का पैगाम नहीं पहुंचा, क्योंकि वज़ीर आज़म ने पहले कौमी एक ख़िताब के अंदर ये बात की थी कि सबसे पहले मैं अपने आप को हाज़िर करता हूँ एहतसाब के लिए, और उसके बाद असम्बली के फ्लोर पे आके उन्होंने दोबारा उस बात को दोहराया था। तो वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए कौम के सामने रखता हूँ, और हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का नाम नहीं हो सकता। तो ज़ाहिर है बिल्कुल मुतज़ाद बातें की जा रही हैं। जहाँ तक हुकूमती टीवार की बात है, अब तो सुना है वो उन्होंने जो टीवार दिए थे वो उससे भी पीछे हट गए, वो वापस चले गए, लेकिन जो उन्होंने टीआर दिए थे उसके अंदर मोटी मोटी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं तो आपको समझ में आ जाए कि उसके ऊपर कोई मानी खेज बातचीत क्यों नहीं हो रही थी। उसमें कोई इख्तियारात नहीं बताए गए थे कि जिनके तहत ये कमीशन काम करेगा, उसके अंदर कोई डेडलाइन नहीं दी हुई थी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि तमाम पाकिस्तान के पब्लिक इलेक्टेड ऑफिस होल्डर्स, यानी 1948 की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है उसमें भी जो लोग थे उनका भी एहतसाब किया जाएगा इस कमीशन के जरिए। तो वो एक गैर संजीदा चीज़ थी, लेकिन अब तो सुना है कि वो उससे भी पीछे हट गए, वो वापस कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1956 पे चले गए हैं, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कह चुके हैं कि वो राय दे चुके हैं, खत लिख चुके। अब हमें देखना यह है कि वज़ीर आज़म का अगर एहतसाब होना है तो उनके कौम से किए गए खिताब की बुनियाद पर होना है, या इस बुनियाद पर होना है कि पनामा पेपर्स में उनका नाम है या नहीं है? बकौल हुकूमत उनका तो नहीं है। देखिए, ये बात कई दफ़ा की जा चुकी है। अगर पनामा पेपर्स में उनका नाम नहीं है और वज़ीर आज़म एहतसाब के लिए पेश करना चाहते हैं अपने आप को, तो हमने सवालात लिख के दिए हैं, उन सवालात की तहकीकात होने दे दीजिए। अगर वो सवालात लगता है हुकूमत को कि वो गैर संजीदा हैं या वो फेयर नहीं है, वो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं करते, तो मैं उनकी याद दहानी के लिए ये बता दूं कि इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं कई मरतबा ये कह चुके हैं कि यही टीओआर मनोवन आप इमरान खान की ज़ात के ऊपर भी लगा दें और उस कमीशन के सामने इमरान खान की भी हाजिरी करा दें। इसके ऊपर एक सवाल, अब हुकूमत की तजवीज़ ये है कि एक वसी कानून लाया जाए जो शख्सियत बेस ना हो। अगर हुकूमती ख्वाहिश के मुताबिक एक वसी कानून आ भी जाए जो कर्जा मुआफ़ी, करप्शन, किकबैक्स, कमीशन सब का अहाता करे, तो क्या उस कानून के तहत वज़ीर आज़म के पहले एहतसाब के लिए अपोजिशन पुश नहीं कर सकती? आपको लगता है वो ऑप्शन खत्म हो जाएगी? नहीं, ये तो बात मान चुके हैं। ये तो पिछली मीटिंग के अंदर जो टीआरस की मीटिंग हुई उसमें ये अपोजिशन ने ये मान लिया कि बिल्कुल आप ये तमाम लोगों का जिनका एहतसाब करना चाहते हैं, टैक्स डिफॉल्टर्स हैं और दूसरे कमीशन किकबैक वाले, बिल्कुल कीजिए। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि वही टीओआर जो सबके ऊपर लगेंगे वही लागू हों वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के ऊपर शुरू, क्योंकि वो ज़ाहिर है सबसे ताकतवर पोजीशन पे बैठे हुए, जमहूरियत के निज़ाम की सबसे ताकतवर कुर्सी है, तमाम तहकीकाती इदारे उनके नीचे आते हैं, इसलिए शुरू इब्तदा जो है वो वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान से कर दी जाए। और इस पर तो कोई एतराज़ नहीं है अपोजिशन को, बिल्कुल कीजिए, फबेहा। ठीक है सर, इसका मतलब है इसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकलिटी से ज्यादा उस पॉलिटिकल ग्राउंड को कंसीड करने का भी मामला है कि नहीं जी हमारा मुतालबा यह है तो इसको सुना जाए, कानून बन जाएगा तो एहतसाब हो तो सकता है फिर सबका।
जी बिल्कुल, ये तो अपोजिशन मान गई थी और शायद इसलिए कि क्योंकि अपोजिशन मान गई थी इसलिए हुकूमत इस ऑफर से वापस पीछे चली गई है। बात बहुत सादा सी है जवाद, मसला जो है वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी कानून अगर ऐसा बनता है जिसमें वाकई हकीकत की तह तक पहुंचा जा सके, सच्चाई की तह तक पहुंचा जा सके, तो उसके तहत वज़ीर आज़म का सियासी करियर सिर्फ ख़त्म नहीं होता, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस आते हैं। और मेरे ख्याल में तो हुकूमत के किसी रुकन के पास ना ये इख्तियार है, ना वो ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वो ऐसा एक तहकीकाती कमीशन बनने दें जिसके पास इख्तियारात भी हों और जो शफाफ तरीके से तहकीकात भी कर सके। फेयर। मुझे ये बता दीजिए ऐसा साहब जाते जाते कि खान साहब ने असेंबली में कहा तोता मैना की कहानी सुनाई तो हम सड़क पर होंगे। शाह साहब कल कह रहे थे कि अब तो उनको कोई उम्मीद नहीं है इस इजलास में। सो तहरीक इंसाफ तैयारी कर रही है रमज़ान के बाद उस चीज़ की जो वजह शोहरत बनी तहरीक इंसाफ की 2 साल पहले। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत सादा सी बात पर यकीन रखती है कि पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी जो है वो अजीरन हो गई है इस करप्शन की वजह से जिसने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है। ये बात इमरान खान 20 साल से करते आए थे। पनामा के इंकशाफात के बाद वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान की ज़ुबान पर नहीं, तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मौजू बन गया। वर्ल्ड बैंक और IMF जो है वो इसके ऊपर सेमिनार्स करवा रहे हैं और OECD के अंदर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे। पाकिस्तान के अवाम अब ये देखने को तैयार नहीं है कि असेंबली के अंदर उनके अकाबरीन खड़े होकर कहें कि तुम चोर हो, वो बोले तुम चोर हो, और तीसरे दिन सब बोल दें कि जमहूरियत की खातिर हम चुप रहेंगे। पाकिस्तान के अवाम अब चाहते हैं, चाहे वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, अगर उसने करप्शन की है, अगर उसने कानून शिकनी की है, तो उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। हम चाहते ये हैं कि ये हल पार्लियामान के ज़रिए निकले। अगर पार्लियामान इसके अंदर हमें रुकावट नज़र आएगी तो पाकिस्तान के अवाम से रुजू करना और पाकिस्तान के अवाम के पास जाना हमारा सियासी आइनी हक है और उस हक को बिल्कुल इस्तेमाल करेगी तहरीक इंसाफ। असद उमर साहब बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरमा कि पहली और अव्वलीन ख्वाहिश तो तहरीक इंसाफ की यही होगी कि एहतसाब के जिस रास्ते को अपनाना है या दरियाफ्त करना है वो पार्लियामान के ज़रिए ढूंढा जाए। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाया तो फिर आवाम से रुजू करना उनकी जमात का एक आइनी और जमहूरी हक है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे नाज़रीन। आज सिंध हुकूमत ने माली साल 2016-17 का सूबाई बजट पेश किया है, उस पर बात करते हैं प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सिंध हुकूमत ने 8 खरब 69 अरब रुपए का सूबाई बजट असेंबली में पेश किया है। इस बजट को सिंध हुकूमत ने टैक्स फ्री बजट करार दिया है। इसी बजट के दौरान हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों 50,000 नई मुलाजमतें देने का ऐलान किया गया है। तालीम के लिए खुसूसन अगर आप देखें, सिंध ने अपने बजट में 160 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जबकि सेहत के लिए इसी तरह 65 अरब, जबकि जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है वो 225 अरब रुपए का रखा गया है। लेकिन काबिल गौर बात यह भी है कि सिंध का जो बजट है इसका खसारा 14 अरब 61 करोड़ रुपए रहेगा। अपोजिशन ने बहरहाल इस बजट को मुस्तरद कर दिया है। जिस वक्त सूबाई वज़ीर ख़जाना बजट पेश कर रहे थे, असेंबली में शोर हो रहा था, लेकिन वो बजट पेश करते रहे। अपोजिशन का मानना यह है कि इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं है, जबकि सूबाई वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि इस बजट का मकसद है कि इंसानी ज़िंदगियों का मेयार सूबे में बेहतर किया जाए। माहिर माशियात मुज़म्मिल असलम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बजट पर बात करते हैं। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका इनिशियल रिस्पॉन्स क्या है ऑन सिंध बजट? अगर इसको इस पैमाने में हमने देखना है, ये आवाम दोस्त है या नहीं है, तो क्या राय आपकी इस बजट पर? देखिए ये मेरे ख्याल से सियासी दोस्त बजट होता है सिंध का, खास तौर पे क्योंकि ये बजट इस तरह होता है कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि सैटरडे वाले दिन ना इसकी कोई ऐलान होता है ना कुछ होता है और बड़ा खामोशी से हो जाता है और पब्लिक को भी उम्मीदें नहीं होती, तो कोई इस बजट को सुनता ही नहीं है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। दूसरी बात आपने खुद बता दी कि 50,000 मुलाजमतें, मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि ये शायद अगला बजट, क्योंकि आखिरी बजट होगा इन हुकूमतों का, तो इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपने वोटर्स को या अपने हल्के के लोगों को खुश किया जा सके। दूसरी बात आपने बताया कि 165 अरब रुपए जो है तालीम के लिए मुख्तस किए गए हैं। आप मुझे बता दें कि शहर, कराची शहर और कहीं पे भी तालीम का नामो निशान सरकारी एग्जिस्ट करता है? मेरे ख्याल से नहीं करता। सारा का सारा प्राइवेट स्कूलिंग का निज़ाम चल रहा है।
तीसरी चीज ये कि आपने तरक्याती बजट की बात की कि अच्छा खासा, उसमें आप कराची का बजट देखें सिर्फ 10 अरब रुपए। जी आप अंदाजा लगाएं कि किसी सूबे का एक जो है कैपिटल होता है, वो उसका ब्रांड होता है, उसको वो खूबसूरत से खूबसूरत बनाते हैं। आप जाके लाहौर की एग्जाम्पल ले लें कि शहबाज शरीफ साहब अपने सूबे का मेजर बजट जो है लाहौर से लगा देते हैं ताकि वहाँ पे ब्रांडिंग हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, होटल बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है हर दफा, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सूबाई हुकूमत नहीं है, ये दिल्ली इलाके की हुकूमत है, और वहाँ के लिए पैसा निकाल के और वहीं से जो है सारा का सारा उसका मिसयूज भी होता है। ठीक है, मेरे साथ रहिए मुजम्मिल साहब। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। इस वक्त सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर MQM के रहनुमा हैं ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपके वक्त का तो क्यों आपने इस बजट को मुस्तरद किया जबकि हुकूमत ये कह रही है कि जी ये तो टैक्स फ्री बजट है, कोई ज़्यादा टैक्स नहीं हमने लगाया, इसमें 50,000 मुलाजमतें हम देने जा रहे हैं, आप मुस्तरद कर रहे हैं बजट को? लेकिन सबसे पहली चीज तो हुकूमत के पिछले बजट और पिछले अखराजात के ऊपर नजर डालना जरूरी है। 10वें महीने तक ये हुकूमत 60% तरक्याती फंड खर्च नहीं कर सकी। 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम तनख्वाहों की मद में, नॉन डेवलपमेंट में ये खर्च नहीं कर सके। 25,000 लोग सिंध में ऐसे हैं जिनको 10 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। यानी वसाइल भी मौजूद है, पैसा भी मौजूद है, लेकिन विल नहीं है, विश नहीं है। और यही वजह हुई कि तरक्याती फंड की मद में कोई 95 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने लैप्स कर दिया, जिससे सिंध में बड़े बड़े काम हो सकते थे। कराची में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता था, जैकबाबाद में पानी के मसाइल हल हो सकते थे, नवाबशाह, सक्खर, तमाम जगहों पे तरक्याती काम हो सकते थे। इस साल इन्होंने क्या किया? वही तरक्याती बजट जो 162 अरब रुपए, जिसमें से 95 अरब ये खर्च नहीं कर सके, उसे बढ़ाकर 225 अरब रुपए कर दिया। यानी जुल्म देखें, पिछला पैसा खर्च नहीं कर सके, अगला इन्होंने बढ़ा के पेश कर दिया। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये हरी हरी दिखाकर, ये सब्ज बाग दिखाकर फिर ये बताएंगे 50,000 नौकरियां दे रहे हैं। इनकी 25,000 नौकरियां पहले फारिग हैं, बाकी 25,000 पे कोर्ट केस चल रहा है। ये नौकरियां दे नहीं रहे, ये नौकरियां नीड बेसिस पे बेच रहे हैं। सिंध के किसी भी महकमे में ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रहे। ये तो सियासी सिर्फ अपनी नीड बेसिस की सियासी जो है ना सेल कर रही है जॉब्स। तो अब आप बताएं मैं इस बजट की क्यों मुखालफत ना करूं? फिर दूसरी बात, रमजानों में बजट आया है, आप बताइए सब्जी 30% महंगी, दूध के रेट सिंध में सबसे ज्यादा कराची में। आप यहाँ पर आटा खरीदने वो रमजानों के एक दिन पहले से महंगा हो गया, चीनी महंगी हुई। ये तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल। तो कहाँ गई सिंध हुकूमत के रेट? कहाँ गया बजट पैकेज? कहाँ गया रमजान पैकेज? गरीब आदमी के लिए आपने क्या रखा है? एयर कंडीशन कमरों में खुद बैठकर आपने अपनी अय्याशी के लिए मजीद 25 अरब रुपए सिंध के शहरियों से मांग लिए। और ये जो ये बात कर रहे हैं 10% तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं, पेंशन में इजाफा कर रहे हैं, ये आपके नजदीक इनसिग्निफिकेंट है ख्वाजा साहब? देखिए, पेंशन में वजीर आला सिंध 2008 से इजाफा कर रहे हैं डीएमसीज की। मैं आज आपको बताऊं 2016 तक डीएमसीज को ओजीटी की ग्रांट में आज तक 2009 की ग्रांट मिल रही है। अब आप बताइए 2009 में 10% इजाफा किया, 2010, 2011, 2012 पेट्रोल के रेट जमीन आसमान का फर्क हो गया, पेंशन के ऊपर इजाफा पड़ रहा है। ग्रांट दे क्यों नहीं रहे आगे? ये टीएमसी को ग्रांट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये लड़ाकाना की टीएमसी को ग्रांट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कराची की टीएमसी को क्यों नहीं देते हैं? पेंशनें उनको मिलेंगी कैसे? आपने पेंशनर को धक्के खाते हुए नहीं देखा? सिंध में 32 अरब रुपए की पेंशन तकसीम होती है, जिसमें मरे हुए लोगों की भी पेंशन जाती है, मुल्क से बाहर जो लोग चले गए उनकी पेंशन भी जाती है। जो जिसको जेन्युइन है वो बुजुर्ग, वो बूढ़े, आइए आप सिटी कोर्ट के बाहर धक्के खा रहे होते हैं खड़े होकर पेंशनों के लिए, और उनकी पेंशनें जब मिलती हैं तो उसमें भी कट लगा। आप बुनियादी तौर पर कह रहे हैं ऐलानात हो जाते हैं, अमली तौर पर नहीं होता। अगर जितने ऐलानात हैं उतना ही हो जाए तो चलें, कोई फायदा हो जाए। मुझे बताएं, कराची के लिए 10 अरब का पैकेज ये काफी है? ये 2009 की 2010 की स्कीमें हैं। मेरी मुराद अली शाह साहब से बात हुई थी, मैंने कहा भाई ये स्कीमें तो 2013 में मुकम्मल होनी थी, आपने तो ये डिलीट कर दी थी 2009 में। तो कह रहे चले हजार भाई कुछ तो कर रहे हैं ना मगर कराची के लिए। मैंने कहा अगर आप हर साल के 10 अरब रुपए भी रखें कराची के, जो कि बहुत कम है, तो 8 साल में 80 अरब रुपए खर्च होने चाहिए, जिसमें से आप टोटल 10 अरब रुपए देके एहसान कर रहे हैं। और ये भी आप रिलीज नहीं कर रहे, एलोकेट कर रहे हैं। रिलीज आप करेंगे 5 साल में, तो इसका मतलब है ये 10 अरब रुपए 2.5 अरब रुपए करके खर्च होगा, और उसमें से 50% कमीशन की नजर हो जाएगा। तो एक्चुअल जो लगने वाला है वो 4 अरब रुपए,
और लगेगा 5 साल में। अब आप बताएं कराची का क्या तब्दीली आएगी? फेयर एनफ। ख्वाजा साहब मेरे साथ रहिए। मुजम्मिल साहब, ये बजट एलोकेट होता है और अगर रिलीज भी हुआ ये तरक्याती कामों के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से, हार्डली 53% यूज हुआ सिंध में। सो क्या आपकी दानिश में क्या वजह है? तरजीहात का मसला है या कोई और मसला है? देखें, एक तो ये कि पिछला 1 साल जो है सिंध हुकूमत पे बहुत भारी था। आपको भी पता है, अलग अलग किस्म के ऑपरेशन हो रहे थे, अलग अलग किस्म के सवालात उठ रहे थे, तो उसमें जो है सिंध हुकूमत को नहीं मिला कि वो कोई प्रोजेक्ट कर सके और कुछ जो है डिलीवर कर सके। दूसरी चीज ये कि ये एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप वफाकी बजट भी देख लें तो 800 अरब रुपए रख के जो है उन्होंने भी 200 अरब रुपए कम खर्च किए तरक्याती बजट में। और यही जो है वो वफाकी हुकूमत क्या करती है कि पैसे आराम आराम से सूबों के रिलीज करती है। पिछला साल हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ पंजाब के लिए पैसे खुले रिलीज किए, बाकी सबको आराम आराम से दिए ताकि सूबे जो है बजट खसारा ना कर सके, ताकि वफाकी बजट जो है वो बजट खसारे में ना आए। तो वफाकी बजट एक वफाकी भी कमजोरी है और दूसरी सूबाई हुकूमत की अपनी कमजोरी है, क्योंकि वो पिछला पूरा साल मेरे ख्याल से हुकूमत तो कर नहीं रही थी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी इन सारे इल्जामात से और सारी इन चीजों से। तो जिसका इवेंचुअली जिसका अल्टीमेट जिसे कहते हैं नुकसान सूबे की आवाम को उठाना पड़ा और खुसूसी तौर पे शहरी इलाके के लोगों को उठाना पड़ा, जहाँ पे ना पानी है, ना जहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ना जहाँ पे हेल्थ केयर है, और एजुकेशन का तो नाम नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि 160 अरब रुपए ये बड़ा अहम नुक्ता है। मुजम्मिल साहब, ख्वाजा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथ रहिए। नाज़रीन, 8.3 अरब रुपए रवा माली साल में तालीम के लिए जारी किए गए, जिनमें से सिंध हुकूमत सिर्फ 3.7% खर्च कर पाई। सेहत के लिए 9.5 अरब रुपए जारी किए गए, सिंध हुकूमत सिर्फ 3 अरब रुपए खर्च कर पाई। अब इनका एलोकेशन दोबारा से बढ़ा दी गई है इस साल में, जैसे इजहारुल हसन साहब निशानदेही कर रहे हैं। तो मसला आ कहाँ रहा है सिंध हुकूमत को? मजीद बात करते हैं मेहमानों से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इजहारुल हसन साहब, मैंने ब्रेक से पहले बताया कि कितना अमाउंट रिलीज किया गया और कितना खर्च कर पाई सिंध हुकूमत, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं हमने बजट का जो बड़ा हिस्सा है 160 अरब तालीम के लिए रख दिया है, सेहत के लिए 65 अरब रख दिया है। सो एलोकेशन तो बहुत ज्यादा है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप क्या तजवीज देंगे सिंध हुकूमत को? जी दोबारा कहिएगा। जी, मैंने कहा 160 अरब जो तालीम के लिए रख दिया, 65 अरब सेहत के लिए रख दिया, इसको इस्तेमाल करना कैसे? तजवीज क्या होगी आपकी सिंध हुकूमत के लिए? देखिए जनाब अली, मैं तो बस आप लोगों के सामने इनका कच्चा चट्टा खोल के रख सकता हूँ, आईना दिखा सकता हूँ। पिछली बार 110 अरब रुपए रखे थे। आपको मैं बताऊं 25A आर्टिकल के तहत फ्री एजुकेशन का हमने बिल पास किया। आज की तारीख में, आज आपके साथ इंटरव्यू करते हुए मैं 11 जून को ये बता रहा हूँ, फ्री एजुकेशन के आज तक बिल के रूल्स नहीं बने। अब आप बताएं, जिस कानून को पास हुए 2013 में वो पास हुआ था सितंबर में, आज तक उसके रूल्स नहीं बने। तो ये ब्यूरोक्रेसी ने फ्री एजुकेशन के लिए काम क्या किया होगा? इन्होंने कितने लोगों को वजीफे किस क्राइटेरिया पे दिए होंगे? ये तो रेड टेप्स लगा के बैठे रहे कि सर रूल्स नहीं बने हुए। मैंने पूछा कल सेक्रेटरी से। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं 110 अरब रुपए में मजीद इजाफा। सिंध के स्कूलों में जो आपको याद होगा, जो पेशावर के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर वाकया पेश आया, जो हमारे बच्चों का जो आर्मी पब्लिक स्कूल में पेश आया, उसके बाद सिंध के अंदर स्कूलों की बाउंड्री वॉल, 55% स्कूल सिंध में बाउंड्री वॉल के बगैर हैं, 46% टॉयलेट के बगैर हैं, 43% पानी के बगैर हैं। आज तक वो समरी घूम रही है, वो 43-50 अरब रुपए की समरी आज तक घूम ही रही है, उसमें से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो अब आप बताइए, बजट बढ़ाकर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किस पे एहसान कर रहे हैं? कौम के टैक्सों का पैसा है, आप खर्च करने की कैपेसिटी नहीं रखते। 1000 से ज्यादा आपके पास ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन के केस हैं, जो आपका खुद चेयरमैन एंटी करप्शन कहता है। ऐसे सूबे के अंदर आप लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे कि ये हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? आधे वज़रा मुल्क से बाहर है, आधे के पास वजारतें ही नहीं है, 2.5 दर्जन वजारतें तो सीएम के पास है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कचरा उठाने वाली चाइना की कंपनी सिंध छोड़ के भाग गई। इतना कमीशन मांगा उससे कि वो कराची छोड़ के भाग गया कि हम कचरा नहीं उठा सकते। अब आप बताएं, S3 2008 से S3 हर K4, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं, ये FWO आर्मी को ये जो इदारा है उसको K4 देने की बात कर रहे हैं। सीएम साहब ने 7 साल लगा दिए K4 के ऊपर, हर साल पैसा खर्च रखते हैं,
रिलीज नहीं करते, रखते हैं रिलीज नहीं करते। अब कह रहे हैं जनाब हमने आर्मी को दे दिया, प्राइस उसकी 25 अरब रुपए थी, आर्मी को कह रहे हैं 25 में काम करो, जबकि इस वक्त मौजूदा प्राइस उसकी 37 अरब रुपए क्रॉस कर गई है। मुझे तो नहीं लगता ये K4 दोबारा बनेगा। तो ये इनके पास सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ठीक है, हकीकत बहुत तल्ख। मैं जरा ये नुक्ता मुजम्मिल साहब के पास लेकर आऊं, इसीलिए आप ख्वाजा साहब कह रहे थे सिर्फ गोरख धंधा है अल्फाज का। मुजम्मिल साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं एलोकेशन हो रही है, खर्च नहीं हो पा रहे, दूसरी जानिब हमें ये शिकवा नजर आता है सिंध हुकूमत का, विफाक PSDP से हमें फंड नहीं देती, NFC अवार्ड नहीं हो पाया। सो इसने डेंट किया सिंध को 2 साल मुस्तकिल अगर NFC अवार्ड नहीं हुआ? देखें, बात यह है कि NFC अवार्ड मैं बिल्कुल समझता हूं कि इससे बिल्कुल डेंट हुआ है, लेकिन फायदा नहीं है ना। ये जो अपोजिशन लीडर साहब बात कर रहे हैं, इजहारुल ख्वाजा साहब जी, देखें अगर वो आ भी जाते पैसे तो इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, इनके पास इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है टू डिलीवर इट। जब वो चीज नहीं है, फिर उसके ऊपर एक्सपर्टीज नहीं है इनके पास, तो फायदा ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो गया 18 अमेंडमेंट के बाद। ये वफाक से जो सूबों को चीजें ट्रांसफर कर दी गई हैं, ये तो एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही बड़ा जुल्म हो रहा है सूबों में, और खास तौर पे कराची सिंध जैसे सूबे में जहां पे बिल्कुल डिलीवरी नामी चीज ही नहीं है, और हमारा सूबा बैकवर्ड से बैकवर्ड होते जा रहा है। पस्ती का वो हाल है कि आप क्या समझें कि बेसिक जरूरियात जिंदगी जो है यहाँ सारे लोगों से छिनती जा रही है दिन ब दिन। तो मैं तो यही कहूंगा कि ऑल आई कैन से कि ये बजट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। यानी आप ये कह रहे हैं मजीद पैसे आ जाना मसले का हल नहीं है, जो पैसे अभी हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल, जिसका ताल्लुक कैपेसिटी से है, कैपेसिटी नहीं है खर्च करने उसका की, नहीं, विजन की वो कोई चीज है ही नहीं। वो अनफॉर्चुनेटली देयर इज मतलब मिसिंग है गवर्नमेंट नामी एलिमेंट। तो ख्वाजा साहब सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिक्वायरमेंट है जिसको पूरा कर। ख्वाजा साहब, इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? आपने जो हकाइक हमारे सामने रखे हैं, MKM को व्हाइट पेपर लाएगी सामने, या आपको लगता है कि बस ये असेंबली के बाहर, असेंबली के अंदर बयान देना काफी होगा? नहीं जनाब, सिर्फ बयान देना काफी नहीं होगा। ये मेरी तकरीर है, क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे मेरे सिंध असेंबली में, और मैंने इस पे वाजे तौर पे इस बजट का जो बारीकियां हैं, जो अभी मैंने आपको जनरल बात बताई है, मैं इस बजट को एक्चुअल इसका एक्सरे करके आपके सामने पेश करूंगा। फिर उसके बाद हम इसका जायजा लेंगे कि कहाँ हमें अदालतों का क्या सहारा लेना है, कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो ये बिल्कुल गैर जमहूरी तौर पे लगाए जा रहे हैं, उनको हम अदालतों से रुकवाएंगे, उस पे स्टे ऑर्डर लेंगे, और फिर कहाँ पर हम सिंध हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि वो कुछ इक़दामात मजीद करे। मिसाल के तौर पर घोट की इंडस्ट्रियल जोन है सिंध का, तबाह हो गया, आपको मजीद टैक्स चाहिए, मजीद आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, मजीद रोजगार मिलेगा। मैंने 1 लाख लोगों के रोजगार का इनको प्लान दिया कि खुदारा घोट की के इंडस्ट्रियल जोन को जिंदा करें। हमारा जिस तरह पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जोन हैं, लाहौर है, फैसलाबाद है, सियालकोट है, ये मुख्तलिफ जोन हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। सिंध में सिर्फ एक ही जोन है कराची, उसी कराची की ऐसी तैसी करके रख दी है, 95% टैक्स उसी पे। जब नया टैक्स लगता है कराची पे लगता है। और बाबा घोटकी को तैयार करें आप अपने सी शोर तैयार करें, आप अपनी साहिली पट्टी तैयार करें, फिशरी इंडस्ट्री तैयार करें, आप थर को डेवलप करें, आपका रेवेन्यू बनेगा, आपका टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन सिंध हुकूमत के पास विजन नहीं है। मैं ये समझता हूँ इनको मैं इस पूरे साल हम बहुत टफ टाइम देंगे, इस बजट के बाद भी इनको मजबूर करेंगे कि ये ऐसी स्कीम्स लाएं जिससे सिंध हुकूमत का रेवेन्यू भी जनरेट हो और आवाम को कुछ मिले। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमसे बात कर रहे थे। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर मुजम्मिल असलम साहब, माहिर माशियात हम मौजूद थे। ख्वाजा साहब कह रहे थे कि इस बजट को बहरहाल जो आज सिंध हुकूमत ने पेश किया है कुली तौर पर मुस्तरद करते हैं और हुकूमत को इस पर टफ टाइम दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।